ये आपकी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। देखो, इस चैप्टर को हम लोग जनरली क्या करते हैं कि सीधा रशियन रेवोल्यूशन समझ लेते हैं, जबकि हमारी बुक बहुत ही कनेक्टेड चल रही है। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, उसके बाद इसको लिंक करके हम देखेंगे। हालांकि गैप है 1789 से, और हम बात कर रहे हैं 1905 की, एक लंबा गैप, 100 ईयर से भी ज़्यादा का गैप है, पर बहुत सी चीज़ें लिंक्ड हैं और उन्हें हमें समझना है। इस चैप्टर में सबसे पहले जो दिखाया गया है वो है सोशलिज्म इन यूरोप, यानी कि हमें सोशलिज्म को स्टडी करना होगा। सोशलिज्म किस तरह से यूरोप में आया उसको स्टडी करना होगा। कुछ चेंजेस हम देखने को इस चैप्टर में मिलते हैं। हमने देखा कि पहले 1789 से पहले क्या होता था कि जो सोसाइटी थी वो एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। सोसाइटी किस में डिवाइडेड थी? एस्टेट्स में। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, इस तरह से सोसाइटी डिवाइडेड होती थी। उसके अंदर हमने देखा था कि सोशल पावर को चर्च कंट्रोल करता था, नोबिलिटी कंट्रोल करती थी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो आपने देखा था कि जब लुइस 16 पर्शिया और ऑस्ट्रिया से मदद मांगने के लिए गए थे, तब फ्रेंच की जो नेशनल असेंबली थी, कन्वेंशन थी, उस कन्वेंशन ने क्या कहा था कि हम तो सारी दुनिया के अंदर लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो है काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की बातचीत उन्होंने करनी शुरू कर दी। उन्होंने कह दिया कि कॉमन पीपल वर्सेस मोनार्की का सिस्टम उन्होंने किया। और अब क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग समझने लगे, जैसे फ्रांस में हुआ और जगहों पर भी जब वैसे होने लगा। इस दौरान काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी थी। इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन, जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जब चीज़ें बदलने लगी तो क्वेश्चनिंग होने लगी कि कैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल पावर को कौन कंट्रोल करेगा। इंडिविजुअल राइट्स की बात आने लगी कि यार आम आदमी के भी कोई अधिकार होते हैं, सरकार अपनी मर्जी से थोड़ी ना सब कुछ कर सकती है, राजा अपनी मर्जी से सब कुछ थोड़ी कर सकता है, तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारे सामने 4 डिफरेंट आइडियोलॉजीज सामने आती हैं, 4 मेजर आइडियोलॉजीज, जिसमें से 3 आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। हम देखेंगे सबसे पहले कंजर्वेटिव्स। देखिए, कंजर्वेटिव वो लोग हैं जो लोग परंपराओं में विश्वास रखते हैं, जो लोग परंपराओं में विश्वास रखते हैं, ट्रेडिशंस में विश्वास रखते हैं। धीरे धीरे जब चीज़ें ऐसे होने लगी तो क्या हुआ कि इन लोगों ने ये तो माना कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, लेकिन ये एकदम से चेंजेस नहीं चाहते थे। ये चाहते थे धीरे धीरे आए, ग्रेजुअल शिफ्ट हो, लेकिन हमारे ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखा जाए। यानी कि ऐसे लोग जो अपने आप को राजा की प्रजा समझते थे, फादर और जो है चाइल्ड वाला जो रिलेशन था उसमें विश्वास करने वाले लोग कंजर्वेटिव लोग थे। कंजर्वेटिव रिजीम से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार एनटीएससी में, वो 10th में भी आप पढ़ेंगे। 1815 एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था। 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट बैटल ऑफ वाटरलू में हार गए। नेपोलियन बोनापार्ट किन से हारे? नेपोलियन बोनापार्ट को अगर हम देखें तो वो किस तरह के व्यक्ति थे, इन तीनों आइडियोलॉजीज में जब आप उनको रखने की कोशिश करेंगे तो नेपोलियन कहीं ना कहीं लिबरल की तरफ झुके हुए दिखते हैं। नेपोलियन ने क्या किया था कि नेपोलियन उसने किसको हटा दिया था? जो फ्रांस की इलेक्टेड असेंबलीज थी, यानी कि जो पार्लियामेंट था, उसको हटा करके फ्रांस को उसने फिर से मोनार्की बना दिया था, अपने अंडर ले लिया था। बात ये हुई कि 1815 में जब वो हारे तो जिन पावर से वो हारे उन सभी कंट्रीज के अंदर क्या था, उन सभी नेशंस के अंदर क्या था? वहां मोनार्की थी, राजशाही वहां पर थी। और उन्होंने इन्हें हरा करके बैटल ऑफ वाटरलू में इन्हें बंदी बना लिया और फिर से बुरबन डायनेस्टी के लुइस 18 को पावर इन्होंने सौंप दी। तो यहां से कंजर्वेटिव रिजीम शुरू होती है 1815 में। एक और आइडियोलॉजी हमारे सामने आती है लिबरल्स। देखिए, लिबरल्स जो थे वो चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में, रेडिकल्स भी चेंजेस चाहते थे। पहले क्वेश्चन आता था 3 मार्क्स में कि लिबरल्स और रेडिकल्स के आइडियोलॉजी में। देखिए, लिबरल्स जो हैं वो चाहते हैं कि जो ऑटोक्रेटिक पावर है, जो अनकंट्रोल्ड पावर रही है रूलर्स की, उस पर काबू किया जाए। यानी कि वो चाहते हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जो लोगों के अधिकारों की रिस्पेक्ट करे, सिटीजन के राइट की रिस्पेक्ट करे। वो
अपनी मनमर्जी से कुछ ना करे। यानी कि ये लोग किस चीज की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ये लोग बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की, कानून के शासन की बात कर रहे हैं कि कानून होना चाहिए जिसके ऊपर कुछ ना हो। ये चाहते हैं कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। ये चाहते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस हो। उस समय में क्या था कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रेफरेंसेस दे रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी में दो मेन सेक्ट्स हैं। क्रिश्चियनिटी की अगर सेक्ट्स की बात की जाए तो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। हम देखेंगे आगे भी केसेस में देखेंगे, आप 10th में भी देखेंगे कि जहां प्रोटेस्टेंट्स मेजोरिटी में थे वहां कैथोलिक्स के साथ गलत व्यवहार हो रहा था, और जहां कैथोलिक्स मेजोरिटी में थे वहां प्रोटेस्टेंट्स के साथ गलत व्यवहार हो रहा था। इन्होंने कहा कि सभी रिलीजन्स के लिए रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि प्रिविलेजेस जो हैं लैंड ओनर्स के, कुछ प्रिविलेजेस को इन्होंने फेवर किया। इन्होंने कहा कि एक ट्रेंड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए, ऐसे ही सरकार निरंकुश ना हो जाए। इसलिए इन्होंने कहा कि ट्रेंड जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की इन्होंने बात की। लेकिन इनके अंदर इसकी एक कमी भी थी, एक लिमिटेशन भी थी इनकी, और वो लिमिटेशन थी कि राइट टू वोट फॉर वुमेन ये नहीं चाहते थे। ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में विश्वास नहीं रखते थे। ये आदमियों के लिए भी, कौन से आदमी, सिर्फ वो जिनके पास प्रॉपर्टी है केवल उनके लिए वो देते थे। देखिए 1 मार्क्स में कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्वेश्चन आता है। जो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा कि लिबरल्स इनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, तो आपको याद रखना है कि रिलीजियस टॉलरेंस, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, राइट टू वोट का क्वेश्चन क्योंकि एक अलग चीज है तो यहां पर क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखिए कंजर्वेटिव्स की बात की जाए, कंजर्वेटिव में राइट टू वोट का कोई नहीं बताया गया। देन देयर इज अ वर्ड, यहां पर आपको समझना होगा, प्रिजर्व द ट्रेडिशन। एंड व्हाट वाज द ट्रेडिशन? देयर शुड बी नो राइट टू वोट फॉर वुमेन। यानी कि कंजर्वेटिव भी महिलाओं के लिए राइट टू वोट नहीं चाहते, महिलाओं के लिए राइट टू वोट रेडिकल्स चाहते हैं। रेडिकल्स कहते हैं कि विमेन सफरगेट, यानी कि महिलाओं को भी राइट टू वोट दिया जाए। ये कहते हैं कि जो प्रिविलेजेस हैं, ये जो प्रिविलेजेस हैं इनको बंद कर दिया जाए। ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेप, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंसंट्रेशन ना हो प्राइवेट प्रॉपर्टी का। प्राइवेट प्रॉपर्टी है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग सारी की सारी प्रॉपर्टी ओन करें। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट, इन्होंने इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात की। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कंट्री की मेजोरिटी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए। हालांकि कुछ नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि मेजोरिटेरियनिज्म, ये आप क्लास 10th में एक टर्म पढ़ेंगे, यानी कि मेजोरिटी कम्युनिटी, ये एक बिलीफ है। यानी कि मेजोरिटी कम्युनिटी जिस तरह चाहे उस तरह से शासन कर सकती है, उस बिलीफ को बोला जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। नेशनलिस्ट्स जो हैं इनके बारे में तो पूरा का पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप। ये ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हम देश बनाएं, हम पूरा नेशन बनाएं, सारा देश उसके नीचे यूनाइट हो जाए, वहां पर सभी लोगों के लिए इक्वलिटी हो, इक्वल स्टेटस दिया जाए रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, कास्ट और उनके सेक्ट या उनके प्रॉपर्टी के रिगार्डलेस, उन सभी को इक्वलिटी दी जाए। देखिए नेशन स्टेट्स जो है वो इनके बारे में हम क्लास 10th में स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो सोशलिज्म है, ये सोशलिज्म किस तरह से यूरोप में आता है। देखिए कौन एक सोशलिस्ट होता है? हु इज अ सोशलिस्ट? अ पर्सन हु इज अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सीज इट एज रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इल्स। यानी कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उन सबका एक ही कारण है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब इनको ऐसा क्यों लगता है? इनको ऐसा क्यों लगता है? वाई? आप नोट्स भी जब बनाएं तो ऐसे ही बनाएं कि इसकी डेफिनेशन लिख दी, अब ये क्वेश्चन आपने लगा दिया वाई, क्यों? देखिए इनका मानना है कि आप किसी के पास मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स ओन करते हैं प्रॉपर्टी को, नो डाउट, लेकिन ये प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव कौन बनाता है? इस प्रॉपर्टी से जो उन्हें प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट किसकी वजह से मिलता है? वर्कर्स की मेहनत की वजह से मिलता है। और जब वर्कर्स की मेहनत की वजह से मिल रहा है तो वर्कर्स को लास्ट में क्या मिलता है? कुछ नहीं। रियल प्रॉफिट तो सिर्फ और सिर्फ वो एक मालिक ले जाता है
जबकि इस फैक्ट्री को रियल में प्रोडक्टिविटी किस वजह से मिली, वर्कर्स की वजह से मिली। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि वर्कर्स का उत्थान होना चाहिए, वर्कर्स का वेलफेयर होना चाहिए। तो सोशलिज्म भी इसी बिलीफ को मानता है। सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। सोशलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज या जिसको बोला जाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री, फार्म, सब कुछ ये कलेक्टिवली ओन किया जाए। पहला समाजवाद कहता है कि सारा समाज इसको ओन करे, लेकिन इसका एक वेरिएंट आ जाता है जिसमें पूरी की पूरी जो जमीन है या प्रोडक्टिव एसेट्स हैं उन सबको कंट्रोल कौन करेगा, उन सबको कंट्रोल करेगा स्टेट, यानी कि आपका देश उसको कंट्रोल करेगा। ऐसी सिचुएशन में आप सोशलिज्म से ये बात को समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज प्राइवेट ना होकर के स्टेट ओन्ड हैं, सरकार जिस हिसाब से चाहेगी उनका यूज करेगी। अब इन्होंने क्या कहा कि सोशलिज्म को बनाने के लिए कोऑपरेटिव होनी चाहिए। कोऑपरेटिव का मतलब है कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें प्रोडक्शन साथ मिलकर के की जाए और लोगों ने जिस तरह से मेहनत की है उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उस प्रॉफिट को जो है शेयर कर लिया जाए। इस प्रॉफिट को, इस कोऑपरेटिव का आइडिया इन्होंने दिया रॉबर्ट ओवन्स, जो कि इंग्लिश में एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है। रॉबर्ट ओवन्स, न्यू हार्मनी इन इंडियाना, न्यू हार्मनी इन इंडियाना, इंडियाना एक जगह है यूएसए के अंदर, न्यू हार्मनी नाम की इन्होंने एक कोऑपरेटिव बनाई। अब इन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव स्मॉल स्केल के ऊपर तो काम कर लेगी, लेकिन पूरे देश के लेवल के ऊपर तो काम करने के लिए ऐसा होना चाहिए कि इन कोऑपरेटिव्स को गवर्नमेंट जो है वो इन कोऑपरेटिव्स की हेल्प करे। इसीलिए एक व्यक्ति आते हैं फ्रांस से, लुइस ब्लैंक कहते हैं कि सरकार जो है वो कैपिटलिस्ट्स को, यानी कि जो कैपिटलिज्म है उसको रिमूव करे और इन कोऑपरेटिव्स का जो है साथ दे। अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जो हैं, इन लोगों ने कम्युनिज्म में काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया। कार्ल मार्क्स साहब की एक किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स ने लिखी है। कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी इज अ नेचुरल सोसाइटी ऑफ फ्यूचर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ये किसने कहा। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे या बाद में देखेंगे तो आपको कार्ल मार्क्स के बारे में जरूर पढ़ना है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रोडक्टिव एसेट्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो उनके पास है, वो मशीनों को तो ओन करते हैं, लेकिन उन मशीनों को प्रॉफिटेबल जो बनाते हैं वो है वर्कर्स। लेकिन वर्कर्स के साथ गड़बड़ हो रही है, वर्कर्स को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि रियल जो प्रॉफिट मिल रहा है वो तो सारा वो आदमी बनाया जा रहा है। अपना मकान बना लिया, घर बना ली, गाड़ी खरीद ली, लड़की की शादी कर दी और दहेज में 500 करोड़ रुपए दिए हैं, और उसके वर्कर के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसका घर नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से जी रहा है। ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन किसी एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब तक ये प्रॉफिट उस एक व्यक्ति के पास जाता रहेगा तब तक वर्कर्स परेशान रहेंगे। इसीलिए वर्कर्स खड़े हो जाओ, हाथ मिलाओ और मिल करके इन सभी लोगों को हटा दो। इस कैपिटलिज्म को और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को, इन 2 चीज़ों को बिल्कुल रिमूव कर दो, पावर अपने हाथ में लो। कम्युनिस्ट सोसाइटी, वर्कर्स की सोसाइटी इज ए नेचुरल सोसाइटी ऑफ फ्यूचर, इन्होंने कहा। अब क्योंकि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, अब तो सीधा ये आएगा 1 मार्क्स में, तो ये वर्ड बनता है। अब देखें कि सोशलिज्म आ तो गया, कोई चीज़ आ तो जाती है, उसको सपोर्ट तो चाहिए। अब उसको सपोर्ट कहाँ से मिला? उसको सपोर्ट मिला सबसे पहले सेकंड इंटरनेशनल। देखिए सारी दुनिया में सोशलिज्म को स्प्रेड करने के लिए, सोशलिज्म को लोगों को बताने के लिए 14 जुलाई 1889, याद रखिए 14 जुलाई 1789 को एक महान घटना हुई थी पेरिस में। फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी, फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उसके 100 साल बाद उसी पेरिस के अंदर क्या बनाया गया? उस पेरिस के अंदर बनाया गया सेकंड इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल बॉडी जो सोशलिज्म को स्प्रेड करती थी। उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में सोशलिस्ट पार्टीज बनी। अब उनकी डिमांड देखिए, एसोसिएशंस थी सबसे पहले, कोऑपरेटिव्स बननी शुरू हो गई थी, लोगों की एक एसोसिएशन होती थी। उनकी डिमांड क्या क्या थी? सिंपल सी डिमांड थी कि भाई वर्कर्स की बात चल रही है, तो वर्कर को क्या चाहिए भाई? वर्कर को सैलरी से ही मिल जाए, काम करने की जगह अच्छी हो और वर्किंग आवर्स लिमिटेड हो, यानी कि उसकी प्रोटेक्शन रहे। वही 3 डिमांड की, बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन हो,
बेटर वेजेस उनको मिले और रिडक्शन हो 8 घंटे पर। आपको पता चलेगा रशिया के अंदर आप देखेंगे तो फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्रीज जिनमें गवर्नमेंट का सुपरविजन था वहां पर भी 10-10, 12-12 घंटे काम हो रहा था। स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज में 15-15 घंटे काम किया जा रहा था। तो इन एसोसिएशंस ने अपने आप को पॉलिटिकल फॉर्म दिया और सोशलिस्ट पार्टीज बनी। देखिए जर्मनी के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, फ्रांस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी बनी, ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी बनी। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच 2 पार्टीज वर फॉर्म्ड इन फ्रांस एंड ब्रिटेन इन विच ईयर? ईयर भी पूछ ले और ऑप्शन दे दे आपको, सोशलिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी 1904, सोशलिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी 1903, सोशलिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी 1905, सोशलिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी 1906। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक तो ये मिल गया। और क्या क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? जर्मनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी, ब्रिटेन लेबर पार्टी। और आगे आप आकर के कोई एक और ऑप्शन दे दे तो आपको पता हो कि हाँ जी ये तीनों सही है, वो चौथा वाला गलत हो गया। तो यही फिर एक पेरिस कम्यून होता है, ये इनसे पहले की घटना है। पेरिस में क्या हुआ कि मार्च में 1871 में कुछ लोग इकट्ठा हुए वहां पर और वहां पर पीपल्स गवर्नमेंट बनाई। वहां के लोगों को उन्होंने हटाया, जो सिस्टम था उसको हटाया और खुद अपने हाथों में पावर ली। तो यहां पर पहली बार लोगों को लगता है कि सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड लेवल के ऊपर कोई एफर्ट हुए। यहां से हमें 2 मेन चीजें मिलती है। देखिए वर्कर्स के बारे में आप जब भी देखेंगे, यानी कि सोशलिज्म और जो कम्युनिज्म है उन्हीं को वर्कर्स के साथ हम एसोसिएट करते हैं। तो जब भी आप देखेंगे तो इनका जो फ्लैग है वो रेड फ्लैग होता है। आप सोवियत यूनियन का फ्लैग देखेंगे वो रेड था, आप चाइना का फ्लैग देखेंगे वो रेड है। तो रेड फ्लैग, तो ये रेड फ्लैग कहां से आया है? ये देखिए, ये लिगेसी है पेरिस कम्यून की। पेरिस कम्यून 1871 में यहां से रेड फ्लैग आया। और मार्सेल्स 1792 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था ये बताया गया है पिछली वीडियो में, आप जाकर के देखिए और फाइंड आउट कीजिए इसको। मार्सेल्स। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने कुछ चीजें छोड़ दी। कभी कभी पढ़ते पढ़ते हमें लगता है हम कनेक्ट नहीं कर पाते, हमें लगता है ऐसे ही है, जबकि वो ऐसे ही नहीं होता है। सोशलिज्म यूरोप में आ गया, सपोर्ट भी मिल गया, लेकिन क्यों आया? ऐसा क्या हुआ कि वर्कर्स को ऐसा देखना पड़ा कि हमारे लिए कुछ अलग हो? तो उसका रीजन यहां पर है। देखिए उस समय का सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, नई नई इंडस्ट्रीज आने लगी, तो वहां से शहरीकरण भी हुआ, अर्बनाइजेशन भी हुआ, सिटीज बढ़ी, सिटीज में और इंडस्ट्रीज लगी, तो वहां पर लोग काम करने के लिए आते थे। अब काम करने वाले लोग बहुत थे और उस समय इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड थी वो बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं थी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट तो थी ही थी, डेफिनेट था ये तो अनएम्प्लॉयमेंट। इसके साथ साथ वेजेस इनके बहुत कम थे, क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर, देखिए जब भी सप्लाई ऑफ लेबर ग्रेटर देन होगी डिमांड फॉर लेबर, तो उसके वेजेस बहुत कम होंगे। इनके पुअर वेजेस थे, वर्किंग कंडीशंस बेहद खराब थी, क्वार्टर्स में जाकर के सो रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं कि रात को कुछ घंटे के लिए हमें सोने को मिल जाए। इनके लिए वर्किंग आवर्स बहुत ही ज़्यादा थे, 15-15, 16-16 घंटे इन लोगों से काम करवाया जाता था। ऐसी सिचुएशन में जब वर्कर्स को ऐसा लगा कि यार बहुत गलत हो रहा है। एक और स्पेशल केस जो हमें देखने को मिला पीजेंट्स में। वो पीजेंट्स में क्या था कि वो लैंड तो कल्टीवेट वो करते, काम तो सारा वो करते, लेकिन जमीन पे अधिकार नहीं है उनका। जमीन किसकी? नोबल्स की। तो ये पीजेंट्स चाहते थे कि नोबल्स को हटाया जाए, नोबल्स को मारा जाए। और खासकर ये हुआ रशिया के केस में, जिसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। रशिया के अंदर क्या हुआ कि पीजेंट्स ने 1902 में अपने नोबल्स को मारना शुरू कर दिया कि बहुत परेशान कर दिया है तुम लोगों ने, इनको पकड़ो और इनको मारो। तो मारना शुरू किया। 1905 में जब रेवोल्यूशन हुआ तो उसका एक कॉज ये भी था कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर किलिंग चल रही थी। तो ये हमारा इस चैप्टर में जो सोशलिज्म वाला पार्ट था। अब हम रशिया में जो रेवोल्यूशंस होते हैं उनको देखेंगे।